नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओशनोग्राफी पार्ट 3 के अंतर्गत महासागरीय तापमान। यह तो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करके मैं इस वीडियो को तैयार किया हूँ। तो आगे देखते हैं। इसमें महासागरीय जल का तापमान, महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं बताने जा रहा हूं। प्रशांत महासागर के सतह का तापमान औसत वार्षिक तापमान है इधर 19.1 डिग्री सेल्सियस होता है। अटलांटिक महासागर के सतह का वार्षिक औसत तापमान है 16.9 डिग्री सेल्सियस। हिंद महासागर की सतह का जो औसत वार्षिक तापमान है 17.03 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तापमान किसका है? प्रशांत महासागर का, उसके बाद हिंद महासागर का, और तीसरा स्थान पे आता है अटलांटिक महासागर। यदि ओवरऑल आप हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करेंगे रिकॉर्ड करने का तो वो हिंद महासागर में रिकॉर्ड होता है। क्वेश्चन में आपको दूंगा, परीक्षाओं में आया हुआ है जहाँ पे ये माना हुआ है तो उससे आपको पता लगेगा। आर्कटिक महासागर के सतह का तापमान -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। समस्त महासागर का औसत यदि देखेंगे आप वार्षिक तापमान तो 17 डिग्री सेल्सियस, ये परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। वैसे बुक्स में 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को अब फ़ारेनहाइट में भी कई बार परीक्षाओं में देने लगा है तो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको आप याद रखेंगे। समस्त महासागर सतह का जो है औसत वार्षिक तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस होता है। समस्त महासागर भूमध्य रेखा पर सतह का तापमान, भूमध्य रेखा पे कह रहा है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड्स की बात कर रहा है, उस पर कितना होता है 26.6 डिग्री सेल्सियस। इसी को राउंड फिगर में 27 डिग्री सेल्सियस लिख दिया जाता है, लेकिन परीक्षाओं में यही 2-3 बार आया है। 27 डिग्री बुक्स में आपको मिलता है, तो इन दोनों को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है तो 19.4 डिग्री सेल्सियस। इसको भी राउंड फिगर में यदि देखेंगे तो 19 डिग्री आप याद रख सकते हैं। फ़ारेनहाइट में यही होता है 67 डिग्री फ़ारेनहाइट। दक्षिणी गोलार्ध का टेम्परेचर कम होता है 16.1 डिग्री सेल्सियस। इसको भी राउंड फिगर में 16 दिया रहता है बुक्स में। 61 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हो जाता है फ़ारेनहाइट में, तो इसको फ़ारेनहाइट में भी याद करना जरूरी है। फारस की खाड़ी आप जानते हैं, इसका जो है औसत वार्षिक तापमान सर्वाधिक होता है सभी महासागर सागरों में मिला करके देखा जाए तो 34 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी पर्टिकुलर डेट की बात करेंगे तो उसमें लाल सागर का स्थान पहले नंबर पे आता है, लेकिन ओवरऑल यदि आप देख रहे हैं तो इसका फारस की खाड़ी से टेम्परेचर कम होता है 32 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे परीक्षाओं में जो भी ऑप्शंस दिए रहते हैं, फारस की खाड़ी और लाल सागर, एक क्वेश्चन में एक साथ ये नहीं पूछा जाता है। तो जो भी रहेगा उससे सर्वाधिक टेम्परेचर पूछेगा आपका तो लाल सागर याद रखेंगे। यदि लाल सागर नहीं है उसमें तो फारस की खाड़ी तैयार रखेंगे। बाकी और अभी आगे मैं आपको बता रहा हूँ। अरब सागर का 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और लाल सागर के अधः तल एट बॉटम इन द रेड सी, उसके बॉटम लेवल पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ नीचे एकदम अगाध समुद्री जो एकदम नीचे गहराई में यदि चले जाते हैं तो 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। जबकि आप जानते हैं कि सागरों में नीचे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया होता है और उसका घनत्व ज़्यादा होता है। अरब सागर का तापमान बंगाल की खाड़ी से अधिक होता है। ये प्रश्न आ सकता है, इसको तैयार रखेंगे। अब कितना टेम्परेचर है ये अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल रहा है, इसलिए मैं इसको वैल्यूज में नहीं दिया हूँ। अरब सागर पे यहाँ पे दे दिया हूँ 24 से 25। और बंगाल की खाड़ी को यदि नेट पे आप सर्च करेंगे तो बंगाल की खाड़ी को दिखाएगा कि इसमें ज़्यादा टेम्परेचर दे रहा है इस वैल्यू के हिसाब से। लेकिन बुक्स में या प्रश्नों में अरब सागर का तापमान बंगाल की खाड़ी से अधिक पाया जाता है, ऐसा है, इसको ध्यान में रखेंगे। महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनको देख लेते हैं। सूर्यातप की मात्रा, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, मतलब सूर्यातप जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा वहाँ तापमान ज़्यादा होगा। समुद्र का आकार, शेप ऑफ द सी, छोटा या बड़ा किस आकार का है वो भी तापमान को प्रभावित करता है। सनातनी पवन है, प्रिवेलिंग विंड्स जो हैं वो भी प्रभावित, जैसे पूर्वी और पछुआ हवाएं हैं, ये सब हवाएं प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं भी महासागरीय तापमान को प्रभावित करती हैं। अक्षांशीय स्थिति
और जल एवं स्थल का असमान वितरण। इसमें आप डिटेल किताब में किसी में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शंस में इसी में से दे देता है और उसी में एक ऑप्शन अलग से डाल देता है, तो आपको समझना होता है। ये कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए इन सभी को याद रखेंगे। आगे अब हम लोग महासागरीय जल का क्षैतिज वितरण देख लेते हैं। सबसे अधिक सतही समुद्री तापमान भूमध्य रेखा पर अंकित किया जाता है या अयनवर्ती अक्षांश हो। अयनवर्ती अक्षांश किसको कहते हैं? कर्क व मकर रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसको अयनवर्ती अक्षांशों के अंतर्गत लाया जाता है, पर अंकित किया जाता है। यदि भूमध्य रेखा दिया हुआ है, उसी ऑप्शन में अयनवर्ती अक्षांश कर्क और मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र दिया है तो अयनवर्ती मानेंगे। यदि ये नहीं दिया हुआ है, भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा को आप टिक करेंगे। क्यों? भूमध्य रेखा पर महासागरीय जल की सतह का औसत तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ध्रुवों की ओर क्रमिक रूप से प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता जाता है। इस हिसाब से भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होगा और 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण पर जा रहे हैं कर्क और मकर रेखा के पास, तो ये तो और टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो होता है प्रतिचक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रिसीव होता है। ये कई वीडियोज़ में इधर उधर आप लोग इसकी जानकारी रखे होंगे, जानते भी होंगे। इसलिए अयनवर्ती अक्षांशों पर भूमध्य रेखा से अधिक टेम्परेचर सागरों में दर्ज किया जाता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, यदि एक ही ऑप्शन में ये दोनों रहे, एक ही प्रश्न में ये दो ऑप्शन अलग अलग रहे, तो अयनवर्ती अक्षांशों को टिक करेंगे। यदि यह नहीं है तब भूमध्य रेखा को आप टिक करेंगे। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है। तापांतर कहीं पे भी सागर के सतह का ले लेंगे, तापांतर में बहुत सतह का अंतर नहीं आता है, 1 डिग्री बहुत मायने रखता है, उससे कम ही रहता है। अब अक्षांशों के अनुसार तापक्रम की क्या स्थिति है उसको देख लेते हैं। तो 0 डिग्री यानी कि आपका इक्वेटर की बात कर रहा है, इस पर 26.0 डिग्री सेल्सियस या इसी को राउंड फिगर में आपको मैं बताया था 27 डिग्री सेल्सियस याद रखिए। 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे क्या होगा, नॉर्थ या साउथ, 22 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट देख लीजिए 73 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 40 डिग्री लैटिट्यूड्स पे क्या होगा, अक्षांश पे क्या होगा, तो 14 डिग्री सेल्सियस या 57 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 60 डिग्री लैटिट्यूड्स उत्तरी या दक्षिणी दोनों की बात कर रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस या 34 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहीं से आप ये याद भी कर सकते हैं कि 1 डिग्री को यदि हम फ़ारेनहाइट में बदलते हैं सेल्सियस को, तो यह 34 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं। ध्रुवों के पास यदि आप चले जाते हैं तो वहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब महासागरों के सतही जल का औसत तापमान 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मैं पीछे बता चुका हूँ, यहाँ पे भी लिख दिया हूँ। भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान 70 डिग्री सेल्सियस या इसी को मैं बताया था 17.2 डिग्री सेल्सियस या 63 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हिंद महासागर में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है उसमें तापमान भिन्नता लगभग 1 डिग्री सेल्सियस रहती है, इससे ज़्यादा नहीं। हिंद महासागर का यह प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक समुद्री जल का औसत हिमांक बिंदु -2 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी रट लीजिए, बहुत समझने की जरूरत नहीं है, डाटा वाला सब क्वेश्चन आता है, इसलिए इसमें रटना पड़ेगा आपको। सामान्य रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापमान 2 बजे अपराह्न यानी कि 2 बजे शाम के समय में तथा न्यूनतम तापमान कब होता है, 5 बजे प्रातः सुबह में अंकित किया जाता है। मतलब सागर की सतह का सर्वाधिक तापमान 2 बजे दोपहर में होता है और सबसे कम तापमान यदि सागरों का देखेंगे तो वो 5 बजे सुबह होता है। महासागरों का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। उच्चतम वार्षिक तापमान कब होता है, अगस्त में। अगस्त में खूब गर्म हो जाता है, सबसे ज़्यादा गर्मी इसी समय देखने को मिलेगी सागरों की तली में। उसके बाद से न्यूनतम तापमान फरवरी में, 6 महीने का इसमें अंतर है, आप याद कर सकते हैं। स्थल से घिरे छोटे महासागरों में वार्षिक तापांतर अधिक होता है, जैसे बाल्टिक सागर। ये एक एग्जाम्पल, इसको याद रखेंगे। अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक वार्षिक तापांतर मिलता है।
किसमें ज़्यादा मिलता है? अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक देखने को मिलता है सभी महासागरों की अपेक्षा। प्रशांत महासागर से ज़्यादा इसमें दिखता है क्योंकि छोटा है, स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसमें तापांतर ज़्यादा देखने को मिलता है। सभी महासागरों में हिंद महासागर में सर्वाधिक ऊंचा तापमान दर्ज किया जाता है। यही मैं आपको बता रहा था पीछे कि यदि सर्वाधिक टेम्परेचर किसी महासागर का यदि दर्ज किया जाता है तो वह है हिंद महासागर, क्योंकि इसका उत्तर में उत्तरी ध्रुव की तरफ विस्तार ही नहीं है, इक्वेटर के पास में है और दक्षिण में आपका दक्षिणी पोल के पास थोड़ा सा पड़ता है, इसलिए इसमें सर्वाधिक रिकॉर्ड इसी में किया जाता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ देखने को मिलता है? तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में न्यू फाउंडलैंड के पास। आप न्यू फाउंडलैंड द्वीप का नाम जानते होंगे, मत्स्य पालन के लिए, यह मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है, के पास 20 डिग्री सेल्सियस होता है, एवं उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में व्लादिवोस्टक के पास, ये भी क्षेत्र जो होता है क्यूरोसियो क्यूराइल का ठंडी जलधारा, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा मिलती है, तो के पास 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ आपको देखेंगे कि सर्वाधिक तापांतर देखने को मिलता है, 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाता है। भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों में मध्य महासागरीय जल का तापमान वायु के तापमान से कम, किंतु यानी कि 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच का जो तापमान होता है महासागर का, उसका वायु के तापमान से क्या होता है? कम होता है। जितना वायुमंडल का तापमान, जैसे वायुमंडल का 40 है डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो समुद्र वहाँ पे 30 होगा, 25 होगा, ये होगा। किंतु 40 डिग्री उत्तर से ध्रुवों के बीच, यदि 40 डिग्री से ऊपर जाते हैं ध्रुवों की तरफ, तो इसमें क्या रहता है? अधिक रहता है। किसका? सागरीय तापमान वायुमंडल से अधिक रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं, यानी अक्षांश रेखाओं के अनुसार ही आपको समताप रेखाएं देखने को मिलेंगी दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि यहाँ पे स्थल का विस्तार कम है, महासागर का विस्तार सर्वाधिक है, इसलिए अवरोध कम मिलता है। किंतु उत्तरी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं अक्षांशों का अनुसरण नहीं करती हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज करते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध के सापेक्ष स्थल की अधिकता है। क्यों उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा टेम्परेचर था, 19 बता रहे थे, और दक्षिणी गोलार्ध में 16, पीछे भी आपको डाटा में दिखाया था लगभग था, तो इसका एक कारण यही है। व्यापारिक हवाओं की पेटी, व्यापारिक हवाएं क्या है? ट्रेड विंड्स, ये 30 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जो होता है, यह व्यापारिक हवाओं की पेटी मानी जाती है। में महासागरों के पूर्वी भाग में कम तापमान तथा पश्चिमी भागों में अधिक तापमान पाया जाता है। थोड़ा सा मानचित्र पर दिमाग लगाएंगे तो पूरब से पश्चिम जा रहा है, तो गर्म हवाओं को ले जाकर के पश्चिम की तरफ जमा कर देता है, तो पश्चिम तट जो होता है ज़्यादा गर्म हो जाता है और पूर्वी में कम तापमान रहता है। ठीक इसी का उल्टा देखिए, पछुआ हवाओं की पेटी में पश्चिम से चलेगा तो ले जाकर पूरब क्या हो जाएगा? में महासागरों के पूर्वी भाग में अधिक तापमान पाया जाएगा और पश्चिम में कम पाया जाएगा। महासागरीय जल का लंबवत वितरण देखते हैं, इसी से ज्यादा प्रश्न आता है। सागरीय तापमान गहराई के साथ घटता है, यूनिवर्सल रूल है ये जानिए, लेकिन यही ध्रुवों के पास जाएंगे तो गहराई के साथ टेम्परेचर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ऊपर देखेंगे तो जमा रहता है बर्फ और नीचे जो है पानी रहता है, यानी ऊपर टेम्परेचर कम हो गया है, नीचे पानी है, तभी उसमें मछलियां जीवित रहती हैं, तो वहाँ के लिए नहीं है। सामान्य रूप से यह तापमान घटता है गहराई के अनुसार। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई 200 मीटर, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है कितने मीटर गहराई तक पहुंच सकता है, तो 200 मीटर गहराई तक माना गया तक है, अर्थात इसके नीचे सूर्य की किरणों का कोई प्रभाव नहीं होता है। निम्न तथा मध्य अक्षांशों में गहराई, देखिए उच्च अक्षांश हटा दिया है, सतह से तली के अनुसार महासागरों की 3 परतें पाई जाती हैं। परीक्षाओं में 4 परत दे दिया था एक, उसका भी मैं क्वेश्चन पेपर दूंगा आपको इसी के बाद, तुरंत 1-2 दिन के बाद अपलोड करूंगा, तो उसमें आप देख लेंगे कि कैसे मैं 4 परत वहाँ दे रहा हूँ। तो इसमें उष्ण वार्म, पहला सबसे ऊपर वाली जो परत होती है सबसे गर्म होती है, उसके बाद से थर्मोक्लाइन होता है, यानी कि यहाँ पे तापमान तेजी से गिरता है, फिर अधिक ठंडी कोल्ड जो है परत लेयर पाई जाती है। तो थर्मोक्लाइन क्या है उसके बारे में देखिए, गहराई लगभग 500 से 1000 मीटर, लगभग का मतलब होता है कि कहीं पर यह 200 मीटर से भी शुरू हो सकता है, कहीं 300, कहीं 400 मीटर से भी, और यहाँ लगभग 500 से औसत बना करके दिया गया है। 1000 मीटर को जो गहराई होता है उसको थर्मोक्लाइन के अंतर्गत रखा जाता है। महासागर के सतही जल
और गहरी परतों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है। ऊपर आपका ये उष्ण परत होता है, उसके नीचे ये थर्मोक्लाइन हो गया 500 से 1000 मीटर। तो ये संक्रमण क्षेत्र है जहां गहराई बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। थर्मोक्लाइन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? गहराई बढ़ने के साथ साथ तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% थर्मोक्लाइन परत के नीचे पाया जाता है। 100% जो वाटर है उसका 90% थर्मोक्लाइन के नीचे स्थित है। ये डाटा याद रखेंगे। अब यहाँ पे यही दे रहा है कि देखिए जैसे ये गहराई यहाँ 0 से आ रहा है, इधर टेम्परेचर घटते हुए दिखा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस इधर दे रहा है, ये 20 से 24 डिग्री यानी कि यहाँ से कर रहा है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहा है तापमान में बहुत गिरावट नहीं जा रही है 200 मीटर, उसके बाद धीरे धीरे गिर रहा है और 500 मीटर के बाद तेजी से डाउन होकर के कहाँ तक गिरता है? 1000 मीटर तक, यानी 1 किलोमीटर गहराई तक यह तेजी से गिरता है। तो यही थर्मोक्लाइन जोन है, 500 से लेकर के 1000 के बीच का ये थर्मोक्लाइन जोन है। उसके बाद कुछ सागरों जैसे लाल सागर, इसका कितना टेम्परेचर लिखा है यहाँ पे? 21 डिग्री सेल्सियस। सारगैसो सागर, भूमध्य सागर में गहराई पर अधिक तापमान पाया जाता है। मैं आपको बताया कि लाल सागर एक ऐसा सागर है जिसके तली में भी टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है। इसका कारण क्या है इन सागरों में? क्योंकि बाहरी सागर का कोई भी जल इनके साथ मिक्सअप नहीं होता है, यानी वाटर का सर्कुलेशन इन क्षेत्रों में नहीं है। इसमें भूमध्य सागर के पश्चिमी भाग में तो कुछ है भी, पूर्वी भाग में तो एकदम सर्कुलेशन नहीं होता है, इसलिए पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में इसका सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलता है भूमध्य सागर में। तो इसलिए इसके गहराई में भी तापमान ज़्यादा देखने को मिलता है। महासागरों में 80% जल का तापमान अस्थायी रूप से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहता है। बताया मैं कि ये डाटा वाला ही सब टॉपिक है, डाटा आपको रटना पड़ेगा। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको याद रख लीजिए। जल मंडल में समताप मंडल, जैसे वायुमंडल में समताप मंडल होता है ना, तो उसकी विशेषता क्या होती है? तापमान जो है लगभग एक सा रहता है, न बढ़ता है न घटता है। उसी तरह से जलमंडल के समताप मंडल का प्रारंभ सामान्यतया 6000 फीट या इसी को 1000 फैदम या इसी को 2000 मीटर से अधिक गहराई पर तापक्रम में परिवर्तन नहीं के बराबर होता है। ये 2000 मीटर से अधिक गहराई पर, तो इसी को समताप मंडल कहा गया है जलमंडल में। खुले महासागरों के गहरे ठंडे जल का तापमान सदैव जमनशील बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट के निकट होने का मुख्य कारण गहरे घने ध्रुवीय जल का विषुवत रेखा की ओर प्रवाह है। कह रहा है खुले महासागरों के गहरे ठंडे जल का तापमान सदैव जमनशील बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट के पास में रहता है। तो इसका कारण होता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों में गहरे घन यानी डेंसिटी ज़्यादा होती है। आप जानते हैं कि दबाव की वजह से सागर की तली में जो भी जल होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है, वो घना होता है। जल का विषुवत रेखा की ओर क्या होता है? धीरे धीरे प्रवाह होता रहता है। सुपर कूल्ड जल वह जल है, सुपर कूल्ड जल क्या होता है? तो वह जल है जो 0 डिग्री तापमान के नीचे भी तरल बना रहता है, ये जमता नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समुद्री जल या ताज़ा पानी, ताज़ा जल फ्रेश वाटर का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। 4 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी जल का वो डेंसिटी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। समुद्र की अधिक गहराई पर पानी अत्यंत धीमी गति से बहता है। गहराई पर पानी मूवमेंट करता है लेकिन बहुत ही स्लो रहता है और समान निम्न तापमान बनाए रखता है। तापमान में बहुत अधिक चेंजेस किसी तरह का देखने का नहीं मिलता है। उच्च अक्षांशों के सागरों में तापीय प्रतिलोमन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, आप वायुमंडल में पढ़े होंगे कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो तापमान घटना चाहिए, लेकिन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है वायुमंडल। इसी को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तब सागर के अंदर भी यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की अवस्था पाई जाती है, अर्थात सतह का तापमान गहराई में तापमान की अपेक्षा कम होता है। ठीक है। चैलेंजर अभियान के दौरान महासागरों में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य जल की सतह का तापक्रम 12.94 डिग्री सेल्सियस और 1000 मीटर की गहराई पर जल का तापमान 10.81 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, रट लीजिएगा। फिर कहीं से उठा करके प्रश्न कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो इसको कभी पूछ न दे, इसलिए तैयार रखेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि अगला जो वीडियो होगा वो प्रैक्टिस सेट 3 पे मैं आपको इसी महासागरीय तापमान और पर संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 30-35 उन क्वेश्चन का सेट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा।
आप सभी लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो मिला नहीं, खोलते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कर देते हैं, और कुछ लोग पूरा वीडियो भी देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। सब्सक्राइब की तो अलग बात है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।